अब देखो, आज हम लोगों को वेक्टर का एक लास्ट टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब आपको मैंने बताया भी था शुरुआत में कि जब दो वेक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि उसका रिजल्ट आपका वेक्टर आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट है, या फिर उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग ऐसे एक सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है। अब देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब अगर इसके बीच का एंगल थीटा है ऐसे, और दूसरा एंगल ये भी तो हो सकता है, ए और बी के बीच का एंगल ये भी तो हो सकता है, और तो ये क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो, ए और बी के बीच के ये दो एंगल हो सकते हैं कि नहीं? ठीक। तो अब इस वाले एंगल को हम बोलते हैं स्मॉलर एंगल, और ये वाला एंगल आपका है लार्जर एंगल। ठीक है। तो अगर मान लो आपको ए क्रॉस बी इसका पता करना है, तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन मैंने बताया कि जब दो वेक्टर को ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट वेक्टर आए, इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इसको हम लिखते हैं एन कैप। ठीक है। तो बेटा ये वाली चीज क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। और ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल। अभी हम बात करेंगे इसके लार्जर वाले एंगल पर भी हम बात करेंगे। तो अभी हम कभी इसके स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं कि अगर आपका ए से ए और बी के बीच का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ए क्रॉस बी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन होगी एन कैप। एन कैप कैसे निकाला जाएगा, इस पर भी बात करेंगे, और इसका जब लार्जर एंगल लेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें डायरेक्शन पता करनी है कि भाई एन कैप होगा क्या। ठीक है। तो मैं आपको यहां पर इस तरह से ये बात बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या है, यहां पर ये समझो कि मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी।
अब हम यहां पर बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करने का तरीका, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप क्या करो, अलाइन योर फिंगर्स अलोंग वेक्टर ए। अगर आपको ए क्रॉस बी जो पहले वाला है वेक्टर ना, उसकी तरफ अपने फिंगर को अलाइन करो, अलाइन योर फिंगर्स अलोंग वेक्टर ए एंड कर्ल इट टूवर्ड्स बी, वेक्टर बी, कर्ल इट टूवर्ड्स बी, यहां पर कंटेनिंग containing a smaller angle. In this process, your thumb will give the direction of A क्रॉस B, ठीक है। और ये पूरी चीज कौन सी, एक चीज छूट गया, अलाइन योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ये बात छूट गई थी। तो अब आप बस समझना कि क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करना है वेक्टर ए की तरफ और उसको घुमा देना है वेक्टर बी की तरफ, कंटेनिंग स्मॉलर एंगल। मतलब जब आप कर्ल करो तो उस केस में आपका स्मॉलर एंगल आए और इसके बाद आप अंगूठा जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा उस डायरेक्शन में आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। क्लियर हुई बात बेटा? बोलिए। ठीक, अब देखो इसको मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे। ये अब यहां पर हम शेयर करना बंद कर रहे हैं और इसके बाद देखिए आपको मैं एक उससे दिखाता हूं। हाँ, अब देखिए यहां पर आपके पास ये एक इस तरह से दो वेक्टर्स, इसको एज्यूम करो ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए जिसपे चौक लगा है, मान लो वेक्टर ए है, और ये वाला वेक्टर आपका बी है। इसको थोड़ा सा हम और इस तरह से दिखा दें, ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपको दो वेक्टर्स तरह के दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं इससे। अब ये बात समझ में आ रही है आपको बेटा? ये दो वेक्टर्स की डायरेक्शन आपको दिख रहा है ये, यस ठीक है। आप जिसको चाहो उसको एक वेक्टर मान लो और दूसरे वाले को दूसरा वेक्टर मान लो। तो इसमें चौक लगा है, हम इसको वेक्टर ए बोल रहे हैं और इसको वेक्टर बी बोल रहे हैं। और देखो हम क्या कर रहे हैं, अपनी उंगलियों को हम वेक्टर ए की तरफ अलाइन कर रहे हैं। वेक्टर ए ये है, चौक लगा हुआ, और इसको कर्ल कर रहे हैं किधर, वेक्टर बी की तरफ। अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ ना। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। ये एंगल हमारा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी के बीच का एंगल। क्लियर हुई बात बेटा? ये ठीक है। तो कभी भी आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करनी है तो आप जो वेक्टर पहले लिखा है आप उस पर अपने राइट हैंड की उंगलियों को रख दो और उसके बाद उसका जो छोटा वाला एंगल है ए और बी के बीच का, उसको कंटेन करते हुए आप अपने उंगलियों को कर्ल करो। अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है, ऊपर। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी। तो डायरेक्शन पता करने का ये तरीका होता है। इसको बहुत से लोग
स्क्रू ड्राइवर वाले रूल से ही बताते हैं। तो आज के दौर में वो वाला रूल थोड़ा सा मतलब उतना कॉमन नहीं रह गया, उतना ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं हो गया, क्योंकि आज के दौर में बहुत से बच्चे स्क्रू ड्राइवर तो यूज ही नहीं किए हैं। वो कहाँ कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, कैसे आप एक पेज को खोलना है बंद करना है, तो आप उसको बहुत ज्यादा यूज ही नहीं करता बच्चा। पहले क्या था कि बच्चे के पास ये सब चीजें रहती थी, वो देखते थे करते थे। तो स्क्रू ड्राइवर वाले रूल से आप काम कर सकते हो कि आप उसे लगा दो और ए से बी की तरफ उसको कर्ल करो। अब स्क्रू ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, वो डायरेक्शन आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती थी। आप इससे काम कर लो, हमेशा अपने राइट हैंड की उंगलियों को ए की तरफ और बी की तरफ उसे कर्ल करो, बी की तरफ उसे कर्ल करो। आपका देखो ये ए है तो ए पर रखा और बी की तरफ हमने कर्ल किया, अंगूठा किधर इंडिकेट किया, इधर। अच्छा मान लो अगर बी क्रॉस ए लेना है तो आप अपनी उंगलियों को कहां रखोगे, बी पर। तो ये बी आपका है, बी पर रखो और इसके बाद देखो बी पर रखो और इसके बाद इसको क्या करो, कर्ल करो ए की तरफ। अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है, नीचे। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे। अगर ए क्रॉस बी करना है तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर। क्लियर हुई बात बेटा, ये बोलिए। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? समझ में आ गई बात बेटा ये? तो मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या किया जाता है इसमें, अलाइन योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग वेक्टर ए एंड कर्ल इट टुवर्ड्स बी containing smaller angle. In this process your thumb will give the direction of A cross B. तो ये जो n कैप है, ये जिसको हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, वो आपका क्या है, A क्रॉस B की डायरेक्शन है। ये n कैप बस केवल लिखने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी कभी आपको कहीं डायरेक्शन लिखना होता है तो आप वहां पर एक n कैप लिख देते हो और उस n कैप के बारे में बता दो कि भाई ये n कैप है क्या। तो वो डायरेक्शन को लिखने का आपका फिजिक्स में एक सिंबल है कि हम उसे डायरेक्शन बोलेंगे, ये n कैप है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया और डायरेक्शन समझ में आ गई आपको बेटा ए क्रॉस बी का। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। सक्षम, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। अंकुर? नो सर। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर तो हमने छोटा वाला एंगल लेके बात किया, अब हम इसका बड़ा वाला एंगल लेके बात करेंगे। ठीक है, अब बेटा अगर आप ए से बी की तरफ बड़े वाले एंगल की तरफ से जाते हो, जैसे मान लो आपका ये था ए और ये बी था, तो आपने छोटे वाले एंगल से गए तो ये तो ए क्रॉस बी ऊपर आ गया। अगर आप बड़े वाले एंगल से जा रहे हो ऐसे, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आप तो कहोगे कि सर बड़े वाले एंगल से हमारी डायरेक्शन तो नीचे आ रही है। थोड़ा ध्यान से इसकी मैथमेटिक्स को देखो और तब समझो कि ये एक्चुअल में डायरेक्शन इसकी होगी क्या। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े, बोलिए। ठीक, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर ए क्रॉस बी using larger angle 360 degree minus theta. A cross B using larger angle 360 degree minus theta. ठीक है, तो अब अगर आप लार्जर एंगल के तरफ से बात करोगे तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बताना क्या हो जाएगा, ए बी साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अगर आप ए से बी की तरफ लार्जर एंगल से जाओगे तो डायरेक्शन तो पहले नीचे की तरफ दिख रही थी, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जब छोटे वाले एंगल से गए डायरेक्शन ऊपर गई थी, लेकिन जब आप ए क्रॉस बी बड़े वाले एंगल से गए डायरेक्शन नीचे आई, तो उसको माइनस एन कैप लिख दिया। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं
ए बी साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी साइन माइनस थीटा, और आपका क्या हो जाएगा माइनस एन कैप। और इसके बाद बेटा हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए बी साइन थीटा और इसके बाद माइनस एन कैप, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गए प्लस हो गया, तो ए बी साइन थीटा और इसके बाद आपका ये एन कैप आ गया। तो जब हम लार्जर एंगल के तरफ से ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो शुरुआती दौर में हमें डायरेक्शन गलत दिख रही थी। तो इसीलिए रूल है कि आप जब जब आपको डायरेक्शन पता करना हो ए क्रॉस बी का, तो आप बड़े वाले एंगल का सहारा ना लीजिएगा, आप छोटे वाले एंगल से देखिएगा। बड़े वाले एंगल से आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको डायरेक्शन गलत मिल जाए, तो आप डायरेक्शन हमेशा छोटे वाले एंगल से निकालिएगा। अगर बड़े वाले एंगल से निकाल रहे हो तो देखो बड़ा वाला एंगल कितना है। भाई एंगल आपके पास अगर दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो इसके बीच में अगर एक एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कुछ होगा। समझ में आई बात बेटा? ये तो ये वाला एंगल आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो वहां पर साइन की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका 360 डिग्री माइनस थीटा वो आपका सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में, थर्ड या फोर्थ में साइन की वैल्यू निगेटिव, डायरेक्शन भी निगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली मैथमेटिक्स करोगे तो अंत में रिजल्ट आपका वही आएगा। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पर आप बड़े वाले एंगल से डायरेक्शन को देखोगे तो आपको डायरेक्शन गलत मिल जाएगी। तो इसलिए ये रूल है कि आप डायरेक्शन जो निकालना है वो कंटेन करो छोटे वाले एंगल से। ए से बी की तरफ जाना है तो आप छोटा वाला एंगल देखना, बड़ा वाला एंगल मत देखना। ठीक है? बड़े वाले एंगल से ए क्रॉस बी मत करिएगा, छोटे वाले एंगल से करिएगा। अगर आप बड़े वाले एंगल से कर रहे हैं तो फाइनली 2-3 स्टेप में आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है। अगर बड़े वाले एंगल से आपने ए पर उंगलियों को रखा और बी की तरफ किए और अंगूठा जो इंडिकेट कर रहा है वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा है, वो डायरेक्शन आपका रियल नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई होगा। तो रियल आपको वैल्यू जो मिलेगी ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैग्नीट्यूड निगेटिव हो गया और डायरेक्शन भी निगेटिव, दोनों चीज निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर से वही वाली डायरेक्शन आ जाएगी। तो उससे बेहतर ये होता है कि जब भी हम लोग मतलब ए क्रॉस बी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले एंगल से डायरेक्शन निकालेंगे। आप अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो बड़े वाले एंगल से तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड आपका सही मिल जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्शन इनिशियल लेवल पर गलत मिल जाएगी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को किसी तरह के कोई प्रॉब्लम? नो। अंकुर? नो सर। सक्षम? नो। ठीक है, चलिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जब आप प्लेन में काम करते हो तो डायरेक्शन तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मिल रहा है ना। आपका मान लो वेक्टर ए और बी प्लेन में है तो आपका डायरेक्शन बेटा देखो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मिल रहा है ना। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो आपने ए और बी तो प्लेन में कर दिया, ए पर उंगलियों को रखो, बी की तरफ कर्ल करो तो बाहर की तरफ। तो आप याद रखिएगा कि जब हम लोग साइंस में यहां पर एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो ऐसा हमने बना दिया तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन। और अगर ऐसा कर दिया हमने, इसके अंदर क्रॉस बना दिया तो लिखेंगे परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। ठीक है? तो ये एक सिंबल है हम लोगों का कि परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन और परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन का ये एक सिंबल के तौर पर हम लोग इसे यूज करते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर हम बड़ा वाला एंगल लेके अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारा वही मिलेगा, लेकिन हाँ शुरुआती लेवल पर हमें डायरेक्शन की चीजें
थोड़ी गलत मिल सकती हैं, गलत थोड़ा भ्रम हो जाएगा, वो तो दिखा रहा है कि ए क्रॉस बी जाने पर तो उंगली ऐसे दिखा रही है, अंगूठा इधर, लेकिन वो डायरेक्शन आपका मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई होके फाइनली वो ऊपर हो जाएगा बाद में। देखो आपने ऐसा काम किया तो ये वाली वैल्यू और वो डायरेक्शन अब नीचे थी, पहले वाला ऊपर था तो आपने माइनस लगा दिया, ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके क्या हो गए, प्लस हो गए। तो रिजल्ट आपका फाइनली आया वही, लेकिन शुरुआती लेवल पर गलती हो गई। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, align your fingers of right hand along vector A and curl it towards B containing smaller angle। आप हमेशा इस छोटे वाले एंगल को ही ध्यान में रख के बात करेंगे, बड़े वाले एंगल को ध्यान में नहीं रखेंगे। आप बड़े वाले एंगल को ध्यान में रख के रिजल्ट नहीं निकालेंगे, किसको देख के निकालेंगे, छोटे वाले को। ठीक है, इन दिस प्रोसेस योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, तो हम हमेशा एक छोटे वाले एंगल को ध्यान में रख के बात करेंगे। अगर कोई पूछे कि बड़ा वाला एंगल आप लेके अगर ए क्रॉस बी निकालोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या सेम होगा कि अलग, तो आपका जवाब क्या होगा, फाइनल रिजल्ट सेम होगा, गलत अलग नहीं होगा। लेकिन हाँ, शुरुआती लेवल पर डायरेक्शन देखोगे तो आपको हो सकता है कि वो डायरेक्शन गलत मिले, लेकिन वो माइनस और माइनस मिलके आपको डायरेक्शन फिर से बाद में सही दे देंगे। तो आपको ए क्रॉस बी चाहे छोटे वाले एंगल से निकालो चाहे बड़े वाले एंगल से निकालो, रिजल्ट आपको सेम मिलता है। और एक चीज और क्या मिला, आप देखो ये आपको क्या मिला, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमेशा जो ए क्रॉस बी होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। आप देख लो, जैसे ये आपके पास दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करने पर ये परपेंडिकुलर ही तो जा रहा है, इस वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही ये जा रहा है। क्लियर हुई बात बेटा ये? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक, अब देखो इसके बाद हम थोड़ा सा अब आपको आगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको ए और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप ए क्रॉस बी कर दीजिए, जो डायरेक्शन है जो आएगी वो उसका ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा ये? हाँ। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के। कुछ सिंपल से रूल्स की बात करेंगे हम, रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पहला रूल क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो या जीरो, 0 डिग्री। अगर पैरेलल है तो 0, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0। तो बेटा अगर इन दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, मान लो कि एक वेक्टर इसमें ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन 0 डिग्री और साथ में क्या आ जाएगा, एन कैप। और आप बताओ ए बी साइन 0 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। क्लियर हुई बात? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 0। अगर मान लो कि इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो आप बता दो ए
क्रॉस बी, यहां पर भी क्या आएगा, ए बी साइन 180 डिग्री, और ए बी साइन 180 डिग्री और डायरेक्शन आपका एन कैप, ए बी साइन 180 डिग्री 0, तो आपका 0 वेक्टर। या फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये आएगा 0। If two vectors are anti-parallel, theta equal to 180 degree. अगर two vectors are पैरेलल, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर या तो पैरेलल हैं, जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर हैं या तो पैरेलल हैं, या ये दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, इन केस में, दोनों केस में, इस वाले केस में बात किया जाए या इस वाले केस में बात किया जाए, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 0। इसके भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 0। तो बेटा पैरेलल या एंटी पैरेलल को हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर। तो हम रिजल्ट ये बोल सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री, और उस केस में उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये क्या होगा, 0। क्लियर। तो पहली चीज समझ में आ गया कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उस केस में उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या होगा, 0 वेक्टर के बराबर होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक है। तो अगर कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं, तो उस कंडीशन में ये रूल आप यूज कर सकते हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर सकते हो। दूसरा, अब हम दूसरी बात करेंगे, आगे आगे बढ़े बेटा इसमें, बोलिए आगे बढ़े, यस बोलो सक्षम। यस सर। ठीक, दूसरा रूल। वो सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे चला गया था। तो अब देखो, अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स along कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, तो अगर हम बात करें कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे वो क्या होगा, अगर हम बात करें वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, ये क्या होगा, अगर हम बात करें वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई तब क्या होगा, अगर हम बात करें आई क्रॉस आई तब क्या होगा, अगर हम बात करें जे क्रॉस जे तब क्या होगा, अगर हम बात करें के क्रॉस के
तब क्या रिजल्ट आएगा, इन सबों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ कि आई, जे और के बीच का एंगल क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर है ना, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, जेड और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री। अच्छा, आई और आई के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। जे और जे के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। के और के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप बताओ आई का मैग्नीट्यूड तो 1 है, इंटू 1 इंटू क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री, ऐसे। और यहां पर हम लिख लेंगे एन कैप। और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब ये 0 वेक्टर आ जाएगा। सेम उसी तरह से जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0 वेक्टर, के क्रॉस के की वैल्यू भी 0 वेक्टर। अब आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई की बात करें तो उसके लिए हमको एक ऐसा रूल याद रखना होता है, ये आई है, यहां पर जे है और यहां पर के है, ऐसे। ये इसका साइक्लिक क्रम है। अगर आप आई और जे का क्रॉस लेते हो तो रिजल्ट आपका के आएगा। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब बताओ आई और जे से के आपका तो 90 डिग्री पर है ना, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, के आएगा। अगर जे क्रॉस के लोगे तो जे ये है और के ये है, तो जे क्रॉस के लोगे, ये जे और ये के, तो रिजल्ट आपका आई आएगा। इस साइक्लिक क्रम में चलोगे तब। अच्छा, के और आई की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका आई और जे से के 90 डिग्री पर है, जे और के से आपका आई 90 डिग्री पर है, के और आई से आपका जे 90 डिग्री पर है। क्लियर हुई बात बेटा ये, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और अभी मैं आपको कुछ देर में ये बात बताऊंगा भी कि ये चीज क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस यहां कर दे रहा हूं, आगे कुछ देर में हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम आई क्रॉस जे लेके नहीं, हम जे क्रॉस आई ले लें, जे क्रॉस आई करें, तो जे क्रॉस आई करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस के। अगर हम के क्रॉस जे करें तो रिजल्ट आएगा माइनस आई। अगर हम आई क्रॉस के करें तो रिजल्ट आएगा माइनस जे। अब कहोगे ऐसे कैसे, तो भाई जब आपने सीक्वेंस बदल दिया तो रिजल्ट आपका क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। क्योंकि आप अभी आई से जे की तरफ जा रहे थे, देखो ऐसे 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो देखो इनके बीच में मैंने एंगल बना दिया 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री मैंने बना दिया इसके बीच में। अब आप बताओ यहां पर आई है, यहां जे है, तो हमारा अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा, पीछे इधर, या अगर आप देखो ऐसे ये आई है और ये जे है, तो अगर ऐसे करें तो अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है, बाहर की तरफ ये, तो इनके परपेंडिकुलर। तो अगर ये आपका आई है, ये जे है, तो आपका के वेक्टर इधर होगा। अगर ये आपका आई है, ये जे है, तो के वेक्टर इधर होगा। तो आपको जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने का तरीका होता है ना, वो यहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में आपका ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो सेम था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, यहां पर कोई कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। अगर आप इस सीक्वेंस में काम करोगे, आई के साथ जे और जे के साथ के, अगर इस सीक्वेंस में आई से जे जाओगे, जे से के जाओगे और के से आई, अगर इस सीक्वेंस में चलोगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आई जे के साथ देखोगे तो के, जे के साथ देखोगे तो आई, के आई के साथ देखोगे तो जे, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये। लेकिन अगर आप उल्टा चल गए, जे क्रॉस आई कर दिए तो रिजल्ट आपका माइनस के आ जाएगा, के क्रॉस जे कर दिए तो रिजल्ट आपका माइनस आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही आप उल्टा सीक्वेंस फॉलो करोगे, ये हमारा सीक्वेंस क्लॉकवाइज वाला, आई से जे, जे से के, अगर आई क्रॉस जे करने पर के, जे क्रॉस के करने पर आई और के क्रॉस आई करने पर जे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो रिजल्ट आपका बदल जाएगा। अब देखो यहां पर कैसे ये चीज है, आई और जे का मैग्नीट्यूड तो 1 है
आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 1 × sin 90, इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो गई। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर। और कैसे, आई से जे की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करो तो अंगूठा ये मिल जाएगा। और यही रूल, यही चीज आपको डिसाइड करता है कि आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे डिजाइन करोगे। ऐसा नहीं होता है कि हम जहां मन करे वहां आई जे और के मान ले, या एक्स वाई जेड एक्सिस मान ले। अगर आप अपना एक्स एक्सिस ये माने हो, वाई एक्सिस ये माने हो, तो आप जेड एक्सिस अपने मन से नहीं मानोगे। आप एक्स से वाई की तरफ उंगलियों को कर्ल करो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो एक्स से वाई की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है तो ये डायरेक्शन आपकी जेड होगी, और अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट ऐसे लगाएंगे। इसका मतलब जो जेड एक्सिस होगा वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। अगर आपने कहा कि नहीं सर हम एक्स ऐसे लेंगे और वाई हम ऐसे लेंगे, ठीक है, तो आप एक्स से वाई की तरफ, एक्स की तरफ उंगलियों को रखो, वाई की तरफ कर्ल करो, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो आपका जेड एक्सिस अब ऐसे होगा और इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि अपने मन से आप एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं लेंगे। अगर आपने ये मान लिया कि नहीं सर हमारा ये तो जेड एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस अब क्या होगा, तो आप याद करो जेड और एक्स के बीच का रिलेशन ये है जे क्रॉस आई, क्योंकि जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर के है और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई है। तो के क्रॉस आई करेंगे, मतलब जेड से आप एक्स की तरफ जाओ, जेड से एक्स की तरफ जाओ, अंगूठा बाहर इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब आपका ये वाई एक्सिस होगा और बाहर की तरफ का मतलब डॉट ऐसे, तो ये आपका वाई एक्सिस होगा। तो एक्स और वाई कोई भी दो एक्सिस अगर आपने डिजाइन कर लिया तो तीसरा अपने मन से कुछ भी नहीं मान लेंगे हम। तीसरा मानने के लिए हमें इस रूल पर जाना पड़ेगा, तभी हम तीसरा वाला वेक्टर बता पाएंगे कि तीसरा वाला एक्सिस हमारा क्या होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? सर ये अंदर वाली डायरेक्शन कैसे वो बताएंगे, जैसे अंदर डायरेक्शन ना, तो बेटा देखो मैंने बताया ना कि अंदर के डायरेक्शन के लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं। जो हमारा ये स्क्रीन का प्लेन है उसके अंदर परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये डायरेक्शन यूज करते हैं। अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है तो हम ये डायरेक्शन यूज करते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने कहीं पे भी किसी के आगे ऐसा लगा दिया, इसका मतलब है कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। अगर ये है तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अगर आप उसके बगल में ये डायरेक्शन बना दिए तो मान लिया जाएगा कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ये क्लियर? जैसे आप देखो जेड के लिए मैंने बनाया है, आप एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो तो अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा, अंदर की तरफ। यस, तो अंदर कैसे बनाएंगे, तो हमने ऐसे बना दिया अपने मन से और उसके बगल में हमने ये सिंबल बना दिया, तो ये तो समझ में लेकिन आ जाएगा कि ये तो जेड। प्लेन के अंदर नहीं ना है। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो प्लेन के अंदर होना चाहिए, तो जेड तो प्लेन के अंदर तो नहीं है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, वो तो बाहर दिख रहा है ना इस बाहर वाले। कहाँ दिख रहा है इस वाले में? हाँ। इस वाले में कहाँ बाहर दिख रहा है? देखो एक्स और वाई इस प्लेन में है, एक्स और वाई पर मैंने कोई सिंबल नहीं बनाया ना, तो एक्स और वाई ये प्लेन में, देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये वाली चीज आप देखो आपके सामने मैं ऐसा कर दे रहा हूं ये, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स और वाई तो प्लेन में होगा ये। तो एक्स से हम उंगलियों को कर्ल करें वाई की तरफ, अंगूठा बताओ किधर इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ ना ये। यस सर। तो बेटा आप देखो जेड को मैंने अंदर ऐसे ही तो बनाया है। अब ऐसे अंदर कैसे उसको घुसा के अंदर कैसे बना देंगे, क्योंकि हम 3D के डायग्राम को 2D पे बना रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, ऐसे ही एक रैंडम जेड बना दिया और जेड पर हमने क्या लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया। इसका मतलब ये है कि वो जेड इस प्लेन के अंदर है, ऐसे की इधर की तरफ है ये, ठीक है। और अगर उसके ऊपर वाले इस डायग्राम को देखा जाए, इस वाले को, तो आप बताओ एक्स ऐसे है और जेड ऐसे है। तो अब जेड क्रॉस एक्स करेंगे, जेड क्रॉस एक्स ऐसे, तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इस प्लेन से बाहर की तरफ, इधर हमारी तरफ आ रहा है। बेटा हमने देखो वहां पर वाई बना के और उसके ऊपर डॉट लगा दिया, इसका मतलब वेक्टर आपका कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। समझ में आ गई बात बेटा ये?
बोलिए, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग अपने मन से नहीं देंगे, कोई भी दो एक्सिस चूज कर लो, तीसरा एक्सिस जो होगा वो इस रूल को फॉलो करते हुए ही बनाया जाएगा। अगर कोई दो एक्सिस आपने डिसाइड कर लिए तो देखो उन दो एक्सिस के लिए आपके पास देखो कोई दो एक्सिस आप यूज करोगे, या तो एक्स वाई यूज करोगे, या वाई जेड यूज करोगे, या जेड एक्स यूज करोगे, तीसरा सर्च करोगे तो आप देखो वो इस कैटेगरी में आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है। जिसमें आ रहा है उसको उस रूल के अकॉर्डिंग तीसरा वाला डायरेक्शन आप डिसाइड कर लोगे। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके कुछ और रूल्स है। आगे बढ़े बेटा। राज, राज, ऋषभ, आगे बढ़े। ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग बात करेंगे अब इस तरह से। इस समय आजकल बार बार ये लास्ट वाले स्लाइड पे चला जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि आपका पहली तीसरी चीज, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट आपका नॉन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब आप अगर उसके पोजीशन को चेंज कर दो तो वहां पर चीजें गलत आ जाती हैं। मतलब अगर आप ए क्रॉस बी की बात करो तो वो बराबर नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। वो बराबर नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर थे, वो कम्यूटेटिव थे, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ऐसा होगा। ठीक है। अगर आप ए क्रॉस बी लोगे तो वो क्या होगा, बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। अब खुद देख लो, अगर ए से बी जाओगे तो डायरेक्शन ऊपर, अब बी से ए जाओगे तो डायरेक्शन नीचे। तो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। बाकी दोनों के बीच का एंगल तो वही रहेगा। अगर ए और बी दो वेक्टर है तो उनके बीच का स्मॉलर एंगल तो चेंज होना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी। और चूंकि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, तो उस केस में आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। चौथी चीज आपका, और यही वाली चीज को यूज करके मैंने आपको बताया था, देखो कि आई क्रॉस जे इक्वल टू अगर के है तो बेटा जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के आ गया। अगर हमने इसके क्रम को चेंज कर दिया तो उस केस में आपका के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले रूल को ही यूज करके मैंने वहां पर ये बात की थी। अब इसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि अगर हम बात करें ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी, तो ये बेटा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर सी होगा। मतलब ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। पांचवी चीज क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन एसोसिएटिव। ये नॉन एसोसिएटिव है। नॉन एसोसिएटिव का मतलब ये बात है कि अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करें और यहां पर ब्रैकेट बना है कि मतलब पहले बी और सी का क्रॉस लो, जो रिजल्ट आए उसका ए के साथ क्रॉस लो, तो ये बराबर नहीं होता है। पहले आप ए क्रॉस बी निकाल दो और जो रिजल्ट आए उसका आप क्रॉस सी कर दो। ऐसा नहीं है। जो बात बोली गई है कि पहले बी क्रॉस सी निकालो, जो आए रिजल्ट उसका ए के साथ क्रॉस लो, तो वो रिजल्ट अलग होगा। अगर पहले आपने ए क्रॉस बी किया और जो रिजल्ट आए उसके साथ सी का क्रॉस किया, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हमने बी और सी को एक साथ एसोसिएट किया, तो वो बी और सी का एसोसिएशन ए और बी के एसोसिएशन से अलग है। ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है कि ए क्रॉस एसोसिएशन ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एसोसिएशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये बराबर नहीं होंगे। अगर बी और सी को कहा जा रहा है कि एसोसिएट करो पहले क्रॉस के साथ, इसके बाद उसका ए के साथ लो, तो ये वाला रिजल्ट अलग होगा और ये वाला रिजल्ट अलग होगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब रूल्स होते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। यस सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? नो। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अब आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर दो वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म के हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है? तो मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है और ये है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर बी जो है ये है आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k। दो वेक्टर्स आपके पास हैं, इनका क्रॉस निकालना है। तो a क्रॉस b का मतलब हो जाएगा a1i प्लस a2j, a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। ऐसा होगा। अब आप बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन सब पर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पर किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा ये। तो अब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो। देखो ये a1i है और b1i है, तो क्या लिखेंगे? a1 b1 i क्रॉस i प्लस a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 b3 i क्रॉस k प्लस a2 b1
जे क्रॉस आई प्लस A2 B2 जे क्रॉस जे प्लस A2 B3 जे क्रॉस के, और प्लस तीसरे वाले का बात करें तो क्या हो जाएगा A3 B1 के क्रॉस आई प्लस A3 B2 के क्रॉस जे प्लस A3 B3 के क्रॉस के। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसके पहले भी मैंने बताया था आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस के क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था अभी। तो बस आप उसके अकॉर्डिंग देखो कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये तो किसके बराबर हो गया, जीरो वेक्टर के बराबर। ये किसके बराबर, जीरो वेक्टर के बराबर। ये किसके बराबर, जीरो वेक्टर के बराबर। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था आई क्रॉस जे की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई क्रॉस जे सीक्वेंस में है तो ये वेक्टर के बराबर। के क्रॉस के जो है, आई क्रॉस के क्रॉस आई होता है जे, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। अच्छा जे क्रॉस आई क्रॉस जे की वैल्यू के होती है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। अच्छा ये जे क्रॉस के, तो बेटा जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, आई के बराबर। ठीक है, जब के क्रॉस आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, जे के बराबर। और के क्रॉस जे की वैल्यू, जे क्रॉस के की वैल्यू आई थी तो के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई। तो आपके पास इस टोटल में चीजें बची क्या, आप बताओ। ये बचा है आपका, पहले मैं आई वाला लिखता हूं, आई वाले को लिखूं एक साथ। यस ठीक है, देखो के जे क्रॉस के आई हो गया है और जे क्रॉस के माइनस आई, तो अगर हम आई को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहां पर, A2 B3 माइनस A3 B2, ऐसा बचेगा क्या। और माइनस अगर जे को कॉमन ले लें तो आप देखो माइनस जे यहां पर है आपका ये, तो क्या आ जाएगा A1 B3 A1 B3 माइनस A3 B1, और प्लस के को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, के को कॉमन ले A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। ये रिजल्ट आ रहा है क्या। तो आपका ये किसकी वैल्यू के बराबर है, ये किस चीज के बराबर है, आप बताइए, ये किस चीज के बराबर है। ये बराबर है A क्रॉस B के। तो A क्रॉस B का रिजल्ट फाइनली किसके बराबर आया, ये चीज इस तरह से आई। और इस चीज को निकालने का इतना बड़ा लेंथी मेथड नहीं होता है, इस चीज को निकालने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड, मैथमेटिक्स का एक तरीका यूज करते हैं और वो बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो सबसे अब इसके बाद हम लोग इसका डिटर्मिनेंट मेथड सीखते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई ये, क्योंकि A क्रॉस B एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्ट आपका वेक्टर के फॉर्म में आएगा, आई जे के फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपका दोनों वेक्टर A और B जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आएगा। तो A क्रॉस B निकालने का हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब A क्रॉस B बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर, डिटर्मिनेंट फॉर्म को यूज करके हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो मान लो कि आपके पास वेक्टर A है A1I प्लस
A2J प्लस A3K, और आपका जो B है ये है B1I प्लस B2J प्लस B3K, ऐसा है। अब देखो हम इसको A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B। इसके लिए हम पहले एक, जैसे मॉड होता है ना लाइन, वैसे हम एक मॉड की बड़ी सी लाइन बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे I, यहां लिखेंगे J, और यहां लिखेंगे K। और बेटा आप पहला वाला वेक्टर जो है इसके कोफिशिएंट को इसके नीचे लिखो, A1 A2 A3, और दूसरे वाले को B1 B2 B3 ऐसे लिख दो। और इसके बाद इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका, इसको सीखिए। और ये बेटा मैथ में जो भी चीजें हैं, मैथ में भी डिटरमिनेंट का काम खूब आएगा। तो आप देखो ऐसे कैसे ओपन करते हैं। अगर हम इसे ओपन कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये वाला वेक्टर मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कहा जाएगा कि ये तीनों के तीनों एक रो में है, और ये IA1B1 एक कॉलम में है, JA2B2 ये एक दूसरे कॉलम में है, KA3B3 ये एक तीसरे कॉलम में है, A1 A2 A3 ये एक रो में है, B1 B2 B3 ये एक रो में है। तो ऐसे वाली जो चीजें हैं वो रो होती हैं, जो ऐसे हैं वो आपके कॉलम्स हैं। तो आप इसको रो या कॉलम किसी के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हो। अगर आप इस IJK को यूज करके ओपन कर रहे हो तो इसे ओपन करेंगे प्लस के साथ, इसे ओपन करेंगे माइनस के साथ, इसे ओपन करेंगे प्लस के साथ। ये आपको रूल है, आपको बस बेटा इस बात को याद रखना है, ठीक। तो अब कैसे ये काम करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्या, आपका चूंकि I है ना तो प्लस I ऐसे लिख देंगे, अब ब्रैकेट बनाएंगे। अच्छा अगर ये I है तो I के साथ I जिस रो में है उस रो को डिलीट हटा दो, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो। तो अब आपके पास बचा कितना, ये चीज बची, I जिस रो में है उसको हटाओ और जिस कॉलम में है उसको हटा दो। तो अब ये चार चीज थी तो बची, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब देखो I इंटू A2B3 माइनस A3B2 ऐसे हो गया। अब बेटा हम J की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि I प्लस में ओपन हुआ तो J माइनस में ओपन होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली बात को मैं हटा रहा हूं यहां से। अब बेटा आप बताओ, जब हम J को यूज कर रहे हैं तो J में जितने रो और कॉलम J के साथ आ रहे हैं उन सबको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो J के साथ क्या आ रहा है, ये वाला आपका कॉलम आ रहा है, ये वाला रो आ रहा है। तो हमारे पास ये वाली चीज बची है A1B1, और ये चीज बची है A3B3। तो अब क्या करेंगे, A1B3 माइनस B1A3, A1B3 माइनस B1A3। अब सेम उसी तरह से जब हम K की बात करेंगे तो K के रो और कॉलम्स को ध्यान में रखेंगे। इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो प्लस K, और K के लिए आप बताओ, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट गया, तो अब बचा क्या आपके पास, यही तो चार चीज बची। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A1B2 माइनस B1A2, तो क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। और ये रिजल्ट आप देखिए, क्या जो उधर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके रिजल्ट निकाला था सेम वही रिजल्ट है।
आप पीछे देखो, इसको ध्यान रखना, I इंटू A2B3 माइनस A3B2 माइनस JA1B3 माइनस B1A3 प्लस के A1B2 माइनस A2B1। आप ध्यान से देखो, यही वाला रिजल्ट तो आया है पिछली बार, पीछे देखो, ये A3B2 माइनस A3B2, A1B3 माइनस B1A3, A1B2 माइनस A2B1 प्लस I माइनस J प्लस के, सेम रिजल्ट आया है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बड़ा इजी हो जाता है, बस हाँ इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपके क्वेश्चंस वहां पर असाइनमेंट में खूब दिए गए हैं, तो आप उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को लगा के आप इसकी प्रैक्टिस करो, या अपने मन से कोई भी दो वेक्टर ले लो। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक करके दिखा रहा हूं, ठीक है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का कैसे लेंगे। आगे बढ़े बेटा ये? यस। ठीक, चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है, वो है 2i प्लस 3j माइनस के, और दूसरा वेक्टर है माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k। तो हमसे कहा जा रहा है ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी के लिए हमने क्या किया, तुरंत डिटर्मिनेंट आई जे के। आई के आगे क्या है 2, जे के आगे क्या है 3 और के आगे क्या है -1। बी क्या है, आई के आगे क्या है -1, जे के आगे क्या है 3 और के आगे क्या है 2। ऐसे कर दिया। अब इसको ओपन करने के लिए पहले हम आई को यूज करेंगे, आई को प्लस में लिखते हैं, और इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, इसके रो और कॉलम को हटा दिया। 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, तो 3 इंटू 2 6, और बेटा 3 इंटू -1 -3, और फॉर्मूले में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 और माइनस जे। और जे देखो, आप इसको, इस कॉलम को हटाओ, इस रो को हटाओ, 2 इंटू 2 4, और इसके बाद -1 इंटू -1 +1 और -1 ऐसे, प्लस के लिए आप इस वाले को हटा दो, इस वाले को हटा दो, 2 इंटू 3 6, और आपका प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 -3, और माइनस फॉर्मूले में है तो ये आ जाएगा +3। अब सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 3 9i, और 4 में से 1 गया 3, तो -3j और +9k। तो आपका ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करके इसको ओपन करके ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बोलिए बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। सक्षम? यस सर। कोई समस्या इसमें? नो सर। अंकुर? नो सर। राज? नो सर। ठीक है, चलिए। अब देखो, जैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहे थे, किसको यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को, सेम वैसे ही हम दो वेक्टर के बीच का एंगल क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये मेथड थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, रिजल्ट को वेरीफाई कर लेना। लेकिन जब सवाल क्वेश्चन पेपर में, आपके पास क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो आप डॉट प्रोडक्ट को ही यूज करना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि ये डिटर्मिनेंट बना के काम करना, ये वाला थोड़ा सा डॉट वाले से डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, method to find the
एंगल बिटवीन टू vectors by using क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। ठीक है, अब आप बताओ, आपको बात मालूम है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होता है? AB साइन थीटा। तो बेटा यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू B। साइन थीटा इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन AB। तो बेटा अब आप देख लो कि A क्रॉस B निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप यहां से ये काम करके आप रिजल्ट तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर हम लोग यूज करते थे कॉस थीटा, यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइन थीटा। तो भाई ठीक है, इसकी जो वैल्यू A क्रॉस B अपॉन AB करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम ले लें और रिजल्ट को हम साइन से कंपेयर करके थीटा निकल जाएगा। अगर कॉस से देखें तो हो सकता है कि मान लो कि अगर वैल्यू आपका कॉस में 1/2 आता तो कॉस 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री पर 1/2 है, और साइन आता तो वहां पर √3/2 आता, यही वाली चीज। तो √3/2 अगर आ रहा है साइन थीटा के लिए तो वो भी आपका क्या होगा? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो चाहे आप इस मेथड को यूज करो, चाहे इसके पहले वाला डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड को यूज करो, दोनों से चीजें आपको सेम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक। अब इसके बाद हमको करना ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके हम किसी पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। बेस इंटू हाइट। बेस इनटू हाइट। सर एरिया ये ऑफ दोनों फॉर्मूले रिलेशन में नहीं होते हैं? कौन सा बेटा? जैसे जो उस दिन आपने डॉट प्रोडक्ट बताया था, हाँ और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, हाँ। इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं होता है? नहीं नहीं बेटा, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है? स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है? वेक्टर। यस। ये चीज, ये तो वेक्टर फॉर्म में है ना, वो स्केलर फॉर्म में है। कैसे रिजल्ट बनाओगे एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ? मैग्नीट्यूड के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो। सवाल आते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसका और क्रॉस प्रोडक्ट इसका इसके बराबर है तो उनके बीच का एंगल बताओ, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिलेशन बनाते हैं, सवाल भी बनते हैं ऐसे, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं होगी ना, उसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है और इसमें डायरेक्शन भी है। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके दो मतलब एक पैरेललोग्राम का एरिया पता करना। मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी। अब इस ए और बी को यूज करके हम बना देते हैं पैरेललोग्राम। हमने बना दिया पैरेललोग्राम। अब आप बताओ, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। इसके बीच का एंगल भी मैंने बता दिया, ये एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? ये बेस मान लो तो ये वाली बेस की लेंथ किसके बराबर है बेटा? ए के बराबर। और इसकी ये वाली हाइट, ये आपकी हाइट h है। तो इसका एरिया क्या होगा? ये आपका ए क्या है? ये बेस है, क्योंकि बेस की लेंथ किसके बराबर? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। और हाइट h क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ये हाइट h क्या होगा? आप बता दो। h किसके बराबर होगा? b साइन थीटा के बराबर। क्या ऐसा होगा? ये h है तो ये भी h होगा, और ये किसके बराबर है? b साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो h है वो कुछ और नहीं है, b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है।
एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होता है। तो h कुछ और नहीं है, वो किसके बराबर है, b sin थीटा। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस किसके बराबर a और हाइट किसके बराबर है, b साइन थीटा। तो आप बता दो ये कुल मिला के क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा कुछ और नहीं है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो आप अगर किसी पैरेललोग्राम का एरिया पता करना चाहते हो, तो अगर पैरेललोग्राम के जो दोनों साइड्स हैं, जो आपस में एक दूसरे से कंजुगेटिव साइड्स हैं, उनका अगर वेक्टर के फॉर्म में चीजें दी गई हैं, बोला जा रहा है कि दो वेक्टर एक ए और बी है, उनसे जो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, तो आप इस एरिया को ऐसे बता सकते हो। इस एरिया क्या जो वैल्यू है, ये पूरा एरिया जो है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हुई बात बेटा, ये कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आप इसको डायगोनल के फॉर्म में लिखो, अगर आप याद करो कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पता है, ये डायगोनल आपका मान लो पता है, अगर हम इसको ऐसे बोलें, ये डायगोनल अगर आपको पता है, ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल को हम बोल दें ये डायगोनल D1 है, और D1 इक्वल टू कुछ और नहीं है, ये तो A प्लस B है। और मान लो इस डायगोनल की बात करें, तो ये डायगोनल आपका क्या है, ये डायगोनल D2 है, तो ये तो आपका वेक्टर A माइनस वेक्टर B है। ठीक है, तो याद करो इसका एरिया ये भी तो होता था, एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 इंटू डायगोनल्स D1 इंटू D2, ये भी तो होता है। और D1 इंटू D2 मतलब दोनों को वेक्टर मान लो, एक डायगोनल आपका A प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ये A प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A माइनस बी। तो आप चाहो तो इससे भी अपनी बात कर लो, और चाहे तो इससे भी अपनी बात कर लो, A प्लस बी डॉट A माइनस बी। क्लियर हुई बात बेटा ये? Yes. तो A प्लस बी और A माइनस बी के बीच का एंगल जो है वो ये है बेटा, ये वाला एंगल है। इसके बीच में चाहे हम एंगल इसको देखें ऐसे, ये वाला एंगल, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लें। तो आप याद रखना कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका फॉर्मूला ये भी होता है और उसका फॉर्मूला ये भी होता है। दोनों तरीके से किसी भी फॉर्मूले को यूज करके हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। सर ठीक है, ये कार्नर वाला फॉर्मूला तो रोम्बस के लिए होता है ना? कौन सा? वन D1 इंटू D2, ये तो वन रोम। बेटा रोम्बस भी तो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही तो है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स क्या है, बराबर है यस। और पैरेलल है, उनके बीच में जो डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यस। आपका कोई भी मतलब पैरेललोग्राम है, उसका एरिया का फॉर्मूला अगर डायगोनल दिया गया है तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको बेस और हाइट पता है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यस। अब देखो कुछ हम लोग एक लास्ट में और एप्लीकेशन कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का। आगे बढ़े बेटा, बोलो। ठीक, यहां पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ
डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, और ये एप्लीकेशन हम ये देखने में बताने जा रहे हैं कि कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि वो वेक्टर कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे। कौन से वेक्टर कोप्लेनर होंगे, कौन से वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। अगर दो वेक्टर कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन है, अगर दो वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो क्या कंडीशन है, तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होगा, चार वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर टू वेक्टर्स। अच्छा, दो वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है। क्या ऐसा हम बात बता दें कि इससे आपको समझ में आ जाए कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। क्या ऐसा बता दिया जाए कि दो वेक्टर्स आपको कोप्लेनर लगेंगे। जैसे मान लो एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, तो इन दोनों को एक प्लेन में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक प्लेन में होना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। दो वेक्टर्स को एक प्लेन में होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए। बोलिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए दो वेक्टर्स को एक प्लेन में होने की। यहां पर कंडीशन ये है कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स अगर हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। आप इमेजिन करो कि एक वेक्टर कहीं यहां है, दूसरा वेक्टर यहां है, अगर उन दोनों को साथ लगाओ तो उनको लेके हम एक प्लेन बना सकते हैं। जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे, क्या इसको यूज करके एक प्लेन नहीं बना सकते। अगर ऐसे हो गया तब भी तो एक प्लेन बन गया, ऐसे हो गया तब भी तो एक प्लेन बन गया, ऐसे हो गया तब भी तो एक प्लेन बन गया। इसका मतलब दो वेक्टर्स कहीं पर भी हैं तो उनको यूज करके एक प्लेन हम हमेशा बना सकते हैं। दो वेक्टर्स के कोप्लेनरिटी की कोई कंडीशन नहीं होती है, दो वेक्टर्स तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। क्लियर हुई बात बेटा। ये टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे दूसरा फॉर थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स के लिए मान लो वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर बी है और एक तीसरा वेक्टर सी है। तीन वेक्टर्स हैं। इमेजिन करो कि तीनों एक प्लेन में है। इमेजिन करिए कि तीनों एक प्लेन में है। तीनों एक प्लेन में है तो क्या होना चाहिए। आप बताओ, किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो पहले। मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट कहां जाएगा, कौन से एंगल पर जाएगा, ए और बी के परपेंडिकुलर जाएगा। समझना, क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो रिजल्ट कहां जाएगा, ए और बी के परपेंडिकुलर जाएगा। कहां जाएगा बेटा, बोलिए, ए और बी के परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर वेक्टर सी ए बी के प्लेन में होगा तो अब जो ए क्रॉस बी करने पे जो रिजल्ट आया है उस वेक्टर से सी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए क्रॉस बी का अगर सी से हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 होता है, cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब अगर हम ये बात कहें कि दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, ए क्रॉस बी निकालो और उसका डॉट ले लो वेक्टर सी से, और अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे।
मतलब 3 वेक्टर अगर कोप्लानर हैं तो किन्हीं 2 का क्रॉस तीसरे के डॉट की वैल्यू, क्रॉस का डॉट, 2 का क्रॉस का रिजल्ट और तीसरे का डॉट, उसका तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ए बी सी एक प्लेन में होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी आने करने पर इसका मतलब उसका रिजल्ट कहां जाएगा, 90 डिग्री ए और बी से। और अगर सी भी ए बी के प्लेन में होगा तो भाई वो ए क्रॉस बी तो सी से भी 90 डिग्री बनाएगा ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आप इसी तरह से देखो, फॉर 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स की बात करें, मान लो कि वेक्टर आपका ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है और चौथा वेक्टर डी है। अगर ये चारों वेक्टर एक प्लेन में है तो कंडीशन क्या होगी? अगर हम देखें ए क्रॉस बी और इसका डॉट ले लें किससे, सी से, अगर 0 है तो ए बी सी एक प्लेन में है। और अगर हम ए क्रॉस के लिए आपको हमेशा किन्हीं 2 3 का, आप पहले देखो ए क्रॉस बी का डॉट लो सी 0 तो ये कोप्लेनर, अगर ए क्रॉस बी का डॉट लो आपका डी के साथ अगर 0 तो ए बी सी डी एक प्लेन में होंगे। इसी तरह से 5 वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी डॉट डी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी डॉट ई इक्वल टू 0। अगर ऐसी चीज को फॉलो कर रहा है तो 5 वेक्टर्स भी क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। और इमेजिन करो, जो ये बात मैंने बताई है ना, वो इमेजिन करते जाओ कि क्या चीज हो रही है। भाई अगर 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, तीनों ए बी सी एक प्लेन में है, तो पहले ए क्रॉस बी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए और बी के परपेंडिकुलर। अगर उसका रिजल्ट, उसका डॉट हम लेंगे सी से तो ए क्रॉस बी वेक्टर का और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री, और डॉट में क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब है ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू अगर 0 है तो ए बी सी एक प्लेन में होंगे। अगर ए डॉट बी, ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू 0 या ए क्रॉस बी डॉट डी इक्वल टू 0 है तो ए बी सी डी 4 वेक्टर्स एक प्लेन में होंगे। उसी तरह से 5 वेक्टर की कंडीशन है, उसी तरह से 6 वेक्टर की कंडीशन है। इस तरह से हमारी चीजें ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। बोलिए। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? अंकुर, नो सर। ऋषभ, नहीं। सक्षम, नो सर। ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर की बात कंप्लीट हो गई। कल हम थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए क्लास और एक लेंगे जिसमें आपको हम एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा फोर्सेज एक साथ हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको एक वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के तरीके पे भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपका वेक्टर में जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर 1 से 2 दिन और हम क्लास रखेंगे जिस पर हम लोग क्लास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्लास प्रैक्टिस शीट और असाइनमेंट जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद तो फिर हम नया टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर बात करेंगे। तब तक आप उसमें जो असाइनमेंट है और जो क्लास प्रैक्टिस शीट है उसके क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और कल हम लोग कुछ देर के क्लास के बाद 15-20 मिनट की चीजें और बची हैं, इसके बाद हम लोग कल केवल क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सब लोग क्वेश्चन को अपना देखते रहिएगा और इसके बाद उसके रिजल्ट को, मतलब आप उसको सॉल्व करिए और जहां पर प्रॉब्लम आए उसको नोट करते जाओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन में हमें पूछना है। आप वो क्वेश्चन नंबर बताते जाओ, यहाँ पर हम उसको सॉल्व करके उसको बताते चलेंगे, तो आपका ये चीज भी कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये चीज कंप्लीट हो जाएगी
तो कुछ दिन के बाद आपको हम इसका टेस्ट भी एक हम कराएंगे, तो टेस्ट में भी आपको वेक्टर पर काम करना होगा। ठीक है सर एक दो क्वेश्चन सर नहीं आ रहे थे। किसमें? वेक्टर में? नो सर, जो यूनिट जैसे फिजिक्स वाला पे जो यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है, तो अच्छा उन्होंने सर मॉड्यूल का सर होमवर्क दिया था। हाँ तो पहले तो हम लोग नहीं किए थे, तो फिर मैंने क्या कहते हैं एक दिन में पूरा उसका वो कर लिया, एक साथ वो होमवर्क राइट कर लिया। फिर जब सॉल्व करने लगा तो दो तीन क्वेश्चन क्या कहते हैं सॉल्व नहीं हुए थे। कौन से बताओ? उसकी फोटो सेंड कर दूंगा फिर। अच्छा ठीक है, भेज देना तुम। ये हो सकता है ना कि देखो अभी यूनिट मेजरमेंट क्या होता है ना, कि यूनिट मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के आगे के सारे चैप्टर को यूज करता है। अगर जैसे मान लो कि आपके पास अगर बात आ गई कि आप उसका डायमेंशन बताओ थर्मल रेजिस्टेंस का, थर्मल कंडक्टिविटी का, तो अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आप पढ़े ही नहीं हो कि थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बता दोगे? अगर तुमसे कह दिया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जानते ही नहीं हो तो कैसे बता दोगे आप? तो जो चीज आप अभी जिस फॉर्मूले से फेमिलियर नहीं हो, तो उस पर अगर आपका क्वेश्चन न बन पाए तो परेशान ना होना, क्योंकि जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका उसका डायमेंशनल एनालिसिस करते चलना। जब जो चैप्टर जहां पे पढ़ो, जहां पर डायमेंशनल एनालिसिस की बात आए, वहां पर उस चीज को कर लेना। उस तरह से आपको पूरा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होगा। जैसे आप वेलोसिटी के बारे में जानते हो, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आसान है। वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, इस तरह से आप उन सब के बारे में जानते हो, एनर्जी के बारे में जानते हो, वर्क के बारे में जानते हो, पावर के बारे में जानते हो फॉर्मूला, तो ये सब आप लिख सकते हो। लेकिन जिसके बारे में आप जानते नहीं हो उसको कैसे लिख पाओगे अभी? तो या तो उसे रट जाओ तब लिख पाओगे। तो अभी जरूरत क्या है उस चीज को? तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आपको सामने आ रहा है जिसको मालूम है कि यार इस कंसेप्ट के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, तो इंतजार करो उस चैप्टर के होने का। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा उससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? यस। ठीक, चलिए तो कल की क्लास हम एक रखेंगे जिसमें 1 घंटे में हम आपको जो बचा हुआ चीज है वो डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद कल ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन देखते रहिएगा और उस पर जो डिस्कशन होगा, कल जो डाउट होगा कल अपना पूछिएगा। ठीक? यस। ठीक, चलो क्लास ऑफ कर दें। यस।